नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर मोदी तीसरी बार जीत कर आ गए तो आरक्षण भी खतरे में आ जाएगा। इंडी गठबंधन की तरफ से की गई ये सारी चुनावी शिगुफेबाजी आप भूले नहीं होंगे। राहुल से लेकर अखिलेश तक इंडी गठबंधन के लगभग सभी नेता चुनाव प्रचार में यही बयान दे रहे थे। बावजूद इसके मोदी तीसरी बार पीएम बन गए और इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जो लोकतंत्र और संविधान पर विपक्ष के सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर रही है, उसकी धज्जियां उड़ा रही है। अमेरिका की प्रतिष्ठित रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में हिंदुस्तान के लोग अपने देश के लोकतंत्र से सबसे ज्यादा खुश हैं। प्यू ने दुनिया के 31 छोटे बड़े लोकतांत्रिक देशों में सर्वे किया और सर्वे के नतीजे बताते हैं कि लोकतांत्रिक विश्व के नक्शे पर हिंदुस्तान सबसे चमकता सितारा है, जहां के लोग अपने डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है सिंगापुर, जहां 80% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश हैं, जबकि हिंदुस्तान में 77% लोग अपने डेमोक्रेसी से खुश हैं। सिंगापुर और हिंदुस्तान की आबादी को अगर देखिए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों देशों की कोई तुलना नहीं हो सकती। लिस्ट में अगर आगे देखेंगे तो तीसरे नंबर पर है स्वीडन, जहां 75% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश हैं और चौथे नंबर पर है थाईलैंड, जहां यह आंकड़ा 64% का है। पांचवें नंबर पर अगर देखिए तो 58% के साथ नीदरलैंड है, जहां 58% लोग कह रहे हैं कि वो अपने डेमोक्रेसी से खुश हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यानी कि टॉप 5 में हिंदुस्तान अकेला बड़ा देश है जहां पर की डेमोक्रेसी फल फूल रही है और जहां की डेमोक्रेटिक सिस्टम में वहां के लोगों का भरोसा है। एक बड़ी कामयाबी है, ये हमारे लोकतंत्र के लोगों की भागीदारी की कामयाबी है और ये एक बार फिर साबित हो गया है कि इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं। लेकिन मोदी विरोधियों के गले में ये बात ये उतर नहीं रही। इंडी गठबंधन के नेता इस कामयाबी पर जश्न मनाना तो दूर, एक शब्द नहीं बोल रहे, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अभी बारी आपकी है बोलने। आज हम आपको अभी सवाल बताने जा रहे हैं जिसका कि आपको आज स्कैन करके जवाब देना है और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो आज जो देश के मूड मीटर का सवाल है एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो क्या सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। तो सवाल नंबर 1, अमेरिकी एजेंसी की लोकतंत्र पर रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। प्यू एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो उसकी रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं। और ऑप्शन ए है मोदी सरकार में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ऑप्शन बी कांग्रेस ने झूठा अभियान चलाया और ऑप्शन सी रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास सवाल नंबर 1 के। सवाल नंबर 2 दिखाइए। सवाल नंबर 2 है मोदी को लोकतंत्र विरोधी बताने के राहुल के आरोप को आप कैसे देखते हैं। और इसके ऑप्शन है संवैधानिक तरीके से चल रही है सरकार, ऑप्शन बी है कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है असल में, और ऑप्शन सी है राहुल के आरोपों में दम है। तो इस दूसरे सवाल के जवाब में आप क्या मानते हैं हमें बताना शुरू करिए और दिखाइए सवाल नंबर 3। क्या लोकतंत्र के मुद्दे पर भारत के खिलाफ चला इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया गया है, कहने का मतलब यह है। और ऑप्शन है आपके सामने सोरोस गैंग ने प्रोपेगेंडा चलाया, यानी कि यह आरोप सही है। और ऑप्शन बी इंडी गठबंधन ने प्रोपेगेंडा का फायदा उठाया और ऑप्शन सी रिपोर्ट से इस सारे प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो आप इन तीनों सवालों का जवाब देना शुरू करिए और जवाब कैसे देना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी और फिर अपना जवाब भर के उसे सबमिट कर दीजिए। और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोटिंग करना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज फिर अपने एजेंडे पे। चलिए अब उस रिपोर्ट पर आते हैं जिसका कि जिक्र हमने पहले किया, प्यू की रिपोर्ट में आपने हिंदुस्तान की रैंकिंग देख ली, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप कहां है। तो जान लीजिए कि अमेरिका टॉप 10 में भी नहीं है। वहां तो 68% 68% लोग
डेमोक्रेसी के काम काज के जो काम करने के तरीके हैं उससे खुश नहीं है, नाखुश हैं। सिर्फ 31% लोग ही ऐसे हैं अमेरिका में जिनको कि अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ सही दिख रहा, जो कि उससे संतुष्ट है। इसी तरीके से इंग्लैंड में अगर देखेंगे तो 39%, कनाडा में 52% और जर्मनी में 55% लोग ही अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश दिखाई देते हैं। ये वो देश हैं, याद रखिएगा, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाकर भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। आपको याद होगा 3 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय लोकतंत्र पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने दावा किया था कि देश की सभी संस्थाओं पर मोदी सरकार ने कब्जा जमा लिया है और उन्होंने मीडिया और कोर्ट पर भी सरकारी कब्जे का दावा किया था। जून 2023 में राहुल गांधी अमेरिका गए और न्यूयॉर्क में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर भारत के लोकतंत्र को बचाना होगा। सोचिए जरा। फिर सितंबर 2023 में यूरोप की यात्रा के दौरान वो बेल्जियम पहुंचे और वहां भी राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश की जा रही है और यूरोपियन यूनियन भी इस बात को लेकर चिंतित है। तो राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप के जिन देशों में जाकर लोकतंत्र बचाओ मुहिम चला रहे थे और भारत में लोकतंत्र की हालत पर फिक्र जता रहे थे, वहां के लोग अपने लोकतंत्र से कितने खुश हैं ये हमने आपको दिखा दिया। प्यू ने जो 2021 में दुनिया के जिन 12 लोकतांत्रिक देशों का सर्वे किया था, 2024 में उन सारे देशों में जो दोबारा सर्वे किया तो 2021 के मुकाबले अपने लोकतंत्र से ज्यादा नाखुश दिखे लोग। 3 साल में वहां के लोगों का अपने लोकतंत्र में भरोसा और कम हो गया। इन देशों में 2021 में करीब 50%, 49 समथिंग है ना, करीब 50% लोग मानते थे कि उनके देश में लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है और 2024 आते आते ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 36% रह गए। आप सोचिए 14% लोग घट गए इन देशों में, 14% लोगों का भरोसा और कम हो गया। ये वो देश हैं जो दुनिया में कहते हैं कि हम लोकतंत्र के झंडाबरदार हैं, हम लोकतंत्र के पुरोधा हैं और इन देशों में वहां की जनता का उसकी डेमोक्रेसी में कितना यकीन है, कितना भरोसा है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। फिर भी राहुल गांधी को अमेरिका और यूरोप का ही लोकतंत्र महान लगता है और अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र को दुरुस्त करने के नाम पर बीजेपी विरोधी और कई बार तो देश विरोधी एनजीओ को फंडिंग करते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब देश के भीतर भी कई बड़े नेता जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की हां में हां मिलाते दिखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस अमेरिकी सर्वे का या अमेरिकी एजेंसी के सर्वे और उसका रिजल्ट का मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए क्या मायने हैं। तो यूं समझ लीजिए कि सर्वे के दौरान लोगों ने जो अपने लोकतंत्र के बारे में राय रखी, उसका उस देश की सत्ताधारी की पार्टी के बारे में उनकी जो सोच है वो उसको दर्शाता है। क्योंकि लोकतंत्र में को चलाने, बढ़ाने और उसे मजबूत करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी पार्टी पर होती है तो सत्ताधारी पार्टी की होती है। और हिंदुस्तान में सत्ताधारी गठबंधन के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए अमेरिकी एजेंसी प्यू की जो लोकतंत्र वाली ये रिपोर्ट है, या सर्वे है, या कहें कि लोकतंत्र से खुश होने वाले जो 77% भारतीय हैं, उनको आप ऐसे देख सकते हैं कि 77% भारतीय मानते हैं कि मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही परफेक्ट तरीका है, वही ओके। प्यू का यह भी कहना है कि जिन देशों के लोग अपनी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से खुश हैं, उन देशों के लोग लोकतंत्र को लेकर भी खुश दिखाई देते हैं। और अगर दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत के लोग अगर सबसे ज्यादा खुश हैं, तो इसका मतलब तो यह भी निकाला जा सकता है ना कि भारत के लोग देश की अर्थव्यवस्था और उसकी हालत से खुश दिखाई दे रहे हैं। और इसे एक तरीके से मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी की कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो प्यू रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट मोदी
लोकतंत्र और इकोनॉमी तीनों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में। और यह वाला नारा उन्होंने तय किया है कि वो एक बार फिर से विधानसभा में बुलंद करेंगे। हमारे सूत्रों से मिल रही खबर हमें यह बताती है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को उछालने का फैसला किया है उसमें लोकतंत्र और इस संविधान बचाने वाला नारा भी शामिल। इसलिए सवाल यही उठता है कि क्या तीसरी बार विपक्ष में बैठने को मजबूर कांग्रेस और बाकी इंडी गठबंधन के दलों को लगता है कि चुनाव में मोदी को लोकतंत्र और संविधान विरोधी बताना कामयाब रहा है? क्या कांग्रेस को लगता है कि संविधान और लोकतंत्र पर नारेबाजी से उसे 55 से 99 तक पहुंचा दिया? सवाल यह भी है कि एक बार फिर विदेश गए राहुल गांधी लोकतंत्र पर वहां जाकर बोलेंगे और कहेंगे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका कि जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित भाई, कांग्रेस के पूरे प्रोपेगेंडा, पूरे जो नैरेटिव है खास करके लोकतंत्र और संविधान को लेकर, उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने वाली रिपोर्ट है, उसकी धज्जियां उड़ाने वाली रिपोर्ट है। वो कहती है कि भाई इस देश में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस देश अपने लोकतंत्र को लेकर आश्वस्त हैं, खुश हैं, भरोसा रखते हैं तो हिंदुस्तान है। और आप हर मंच से कहते नहीं थकते कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में। रंजीत कुमार जी, आपने जिस विदेशी एजेंसी का हवाला दिया है, विदेशी एजेंसियां तो कई इंडेक्स रेटिंग करती है, ग्लोबल हंगर पे भी और हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी। मैं विदेशी उनकी इवैल्यूएशन पे, थिंकिंग प्रोसेस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाना चाहता। सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना इवैल्यूएशन का प्रोसेस। आपने बात करी संविधान की। संविधान किसने बनाया था? हमारे पूर्वजों ने बनाया था, इसलिए आज डेमोक्रेसी है, देश के अंदर लोकतंत्र है, हम डिबेट कर पा रहे हैं। और संविधान किसने बनाया था? बीजेपी ने नहीं बनाया था या मोदी जी ने नहीं बनाया था। जैसे हो गया 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ था, 2015 में जाके कह रहे थे भारत में लोग खुशी नहीं थे, पैदा हो, शर्म आती थी, पता नहीं क्या क्या कहते। जो आप बात कर रहे हो लोकतंत्र की, लोकतंत्र खतरे में क्यों कहा गया है विपक्ष के द्वारा? क्योंकि बेटियां बैठी जंतर मंतर पे, एफआईआर दर्ज कहां से होती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जबकि तुरंत हो जानी चाहिए, वो नहीं हुई। सैनी का बेटा मर्डर केस में होता है, उसको सम्मन दिया जाता है। चिन्मयानंद के बलात्कार का केस वापस ले, जैसे अनेकों उदाहरण है जिसको संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, इसलिए विपक्ष ने ये बात करी। आप कह रहे हो नैरेटिव। देखिए, राज्यों के चुनाव जो होते हैं राज्यों के मुद्दों पर भी होते हैं, और अब जो संविधान की बात अगर नहीं होती है, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं था, ये सबने देखा। निजीकरण से आरक्षण को नुकसान हुआ, सबको पता है। निजीकरण करने से आरक्षण कहां चला गया बताइए? वरुण पुरोहित, जी जी, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप जो कह रहे हैं, अगर उसके हिसाब से किसी डेमोक्रेसी को अगर हम एक पैरामीटर मान लेंगे कि लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, लोग कितने धरने पे बैठे, तो भाई कौन सी ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में धरने और प्रदर्शन नहीं हुए? तो भाई ये तो डेमोक्रेसी की ताकत दिखाता है। ये तो ये दिखाता है कि भाई आप इस देश में अगर आप सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये वो सरकार नहीं है जो कि धरना प्रदर्शन करने वालों को ऊपर गोलियां चलवा रही है। भाई ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की यही तो पहचान है। और लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस से उनको अगर इंसाफ मिल रहा है तो इसीलिए तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है अपने लोकतंत्र में। इसीलिए तो 77% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस देश का लोकतंत्र अच्छा काम कर रहा है। देखिए, आप कह सकते हो, मैं फिर भी 70-77 पे नहीं जा। विदेशी एजेंसी में मेरे को कोई विश्वास नहीं। भारतीय एजेंसी, आप कुछ कहते हो तो मैं उस पर विश्वास करूंगा, विदेशियों पर विश्वास नहीं। सबका अपना अपना ने कहा ना, अपना थिंकिंग प्रोसेस है, अपने नहीं, हमने भी लोगों से पूछा अभी थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे तो एक और सर्वे, अभी त्वरित सर्वे जो है ना, क्विक सर्वे, अभी भी उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि भाई अगर आपके हिसाब से लोकतंत्र में अगर धरना और प्रदर्शन हो रहा है, इसको अगर आप मानते हैं कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, तो मुझे लगता है कि आपको लोकतंत्र को लेकर अपनी अवधारणा में बदलाव करने की जरूरत है। नहीं, आपने क्या रेफरेंस दिया? मैंने बात किया बेटियों के धरने की।
धरने के बाद एफआईआर भाई सुप्रीम कोर्ट दर्ज चाहे करता है क्या? धरना बेटियों के धरने की बात हो, चाहे किसानों के धरने की बात हो, चाहे जिसके भी धरने की बात हो भाई, लेकिन इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, एक लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना भाई। ये बताता है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ये लोकतांत्रिक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज कराती है, किसान शहीद हो जाते हैं, फिर 1 साल तक धरने बैठे रहते हैं। डेमोक्रेटिक है ये? अरे भाई डेमोक्रेटिक मोदी सरकार की भाई सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का कानून, एक मिनट किसानों से जुड़े कानून को वापस लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था क्या वरुण पुरोहित? अरे सरकार ने ले लिया, संसद से पास कराया था क्या? संसद से पास करा के वापस लिया? मैं कह रहा हूं, मैं ले लिया अचानक से भाई। नहीं, ये डेमोक्रेटिक सोच है क्या? 1 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे। आप मुझे बताइए, किसान तो डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने तो उद्यम मचाया, तो गलत काम किया। मोदी सरकार की सोच अनडेमोक्रेटिक थी, इसलिए ये बात हुई है। मैंने आपको जितने एग्जांपल्स दिए, वो बलात्कार के केस वापस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज कराता है, मर्डर केस में समन दिए जाते हैं। ये जो सोच थी मोदी सरकार की, उसके खिलाफ विपक्ष ने कहा। लेकिन मेरी एक बात और सुनिए, विपक्ष अगर मजबूत होता है तो 240 सीटें भी नहीं आती मोदी सरकार की। मैंने आप 6 महीने की डिबेट देख लो, आपके चैनल पे भी देख लो। अच्छा, तो विपक्ष मजबूत नहीं था? विपक्ष मजबूत नहीं था ना? मजबूती से नहीं लड़ा विपक्ष। नहीं तो राहुल गांधी को विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी राहुल गांधी के कंधे पे, तो क्यों मजबूत नहीं कर पाए भाई विपक्ष को? इसका मतलब ये है, नहीं, इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि विपक्ष कमजोर है। इसका मतलब है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो मजबूत है, उसकी नीतियों में लोगों का भरोसा है, उसकी आर्थिक नीतियों में, उसकी सामाजिक नीतियों में लोग उसका भरोसा कर रहे हैं, तभी तो आप मजबूत नहीं हो पाए। नहीं तो आपको 99 सीटें थोड़ी मिलती, आपको 200 सीटें आपको मिलती, 250 सीटें आपको मिलती। विपक्ष मजबूत होता है, मोदी सरकार ही नहीं बनती तीसरी बार में। मोदी सरकार को वोट दिए होते तो 240 के 400 पार हो जाती ना। जनता इनसे मानसिक और आर्थिक रूप से आरपी सिंह, विपक्ष मजबूती से लड़ता, आरपी सिंह, मोदी सरकार तीसरी बार बन ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आप जो कह रहे हैं ना वरुण पुरोहित, मैंने तो सिर्फ उसी पे कहा कि भाई ये किसी देश में अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो अनडेमोक्रेटिक नहीं, उससे डेमोक्रेसी कमजोर नहीं होती, और डेमोक्रेसी के कमजोर होने का परिचायक नहीं है, उसका सबूत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि सरकार ने अगर कोई फैसला वापस लिया या कोई फैसला करना पड़ा उसे जनता के दबाव में, तो ये अगेन एक अच्छी बात है। कि भाई लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी बात सरकार से मनवा भी सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है। आरपी सिंह भाई इस रिसर्च की रिपोर्ट ने जो है एक तरीके से साफ कर दिया है कि भाई इस देश में लोकतंत्र में लोगों का भरोसा है, और ये इस देश की सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में भी एक मैंडेट के तौर पे देखा जाएगा। भले ही छोटा है, आप इसको जिस तरीके से लें, लेकिन एक मैंडेट के तौर पे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि नहीं, धरना प्रदर्शन हो रहा था इसलिए सब गड़बड़ था सरकार। धरना प्रदर्शन हो रहा है तो दिखता है कि लोकतंत्र लाइव है। अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जंतर मंतर पार्लियामेंट में ले आता है तो इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करना है वो पार्लियामेंट में आकर करते हैं, टेबल पे चढ़ते हैं, कागज फेंकते हैं, वो सबने देखे दृश्य। और जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं तो पूरे प्रधानमंत्री जब तक बोलते हैं तब तक हंगामा करते हैं। परंतु इनको समझाना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर जो पक्ष हैं, वो पार्लियामेंट है, वो कोर्ट्स हैं, वो सरकार है, वो सब पक्ष मजबूत हैं, तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत है। अगर आज कोर्ट फैसले देती है जो सरकार के हिसाब से ठीक नहीं होते या सरकार को ठीक नहीं लगते, तो डेमोक्रेसी मजबूत है। सरकार कोर्ट के कई ऑर्डर ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से ठीक नहीं है, सरकार को ठीक नहीं लगते, परंतु डेमोक्रेसी मजबूत, अच्छी बात है। और सरकार कई फैसले ऐसे करती है जो जन कल्याण के फैसले होते हैं, जिसमें जब हम लोग 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, हम जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर करने की बात करते हैं और 5 लाख तक का इलाज देने की बात करते हैं, जब 4 करोड़ लोगों को घर पे एक मकान देते हैं, घर देते हैं, और आगे जाकर फिर 3 करोड़ लोगों को देने की बात कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी मजबूत है। तभी तो लोग खुश हैं डेमोक्रेसी से कि जिस सरकार को हम चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए योजनाएं बनाती है। जब पूरे देश में सड़कों का पूरा एक नया जाल बिछ जाता है, नए एयरपोर्ट बनते हैं, नई रेल व्यवस्था खड़ी होती है, और पानी की सुविधा होती है, घर घर में बिजली पहुंचती है, अखिलेश डेमोक्रेसी के मजबूत होने के निशान है। ठीक है अखिलेश कटियार भाई, आपने पूरे चुनाव में शिगुफेबाजी जारी रखी कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है,
संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर अखिलेश यादव मंचों पर जाते रहे और कहते रहे संविधान खतरे में है, और उसी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के आप 5 से 37 सीटों पर आ गए। यह क्या साबित नहीं करता है कि आपने जो चुनाव में कहा वो सिर्फ शिगुफेबाजी थी? रंजीत जी नमस्कार। लोकतंत्र और जनतंत्र, दुनिया में 3 ही तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे राजशाही है। जहां पे राजशाही है वहां पे राजा की संपन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती है, कभी घटती नहीं। तानाशाही है, वहां तानाशाह की संपन्नता और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं। भारत में जब देश आजाद हुआ था तब 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज कितने हैं? इस देश में आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी में जो फर्क बढ़ा है, क्या इसको देख के भी आपको लगता नहीं कि लोकतंत्र खतरे में है? संविधान की अरे भाई, गरीबी अमीरी से लोकतंत्र का क्या रिश्ता है अखिलेश कटियार? भाई जी, दुनिया के एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट अखिलेश कटियार, एक मिनट रुक जाइए। इसी रिपोर्ट में जो ये बताया गया है कि दुनिया के जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के जो संपन्न देश हैं, वहां के लोग मानते हैं, वहां के लोग, अभी आपको जो एवरेज आंकड़ा है कि 2021 में 50% लोग मानते थे कि उनके देश में लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है। आज की तारीख में सिर्फ 36% लोग मानते हैं कि उनके यहां लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है। तो दुनिया के जो संपन्न देश हैं, जहां गरीबी नहीं है, वहां के लोग लोकतंत्र से खुश नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 80% लोग मानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहां लोकतंत्र ठीक नहीं है। हाँ, मेरा जवाब यह है कि इस देश में जो संविधान है, उसका मकसद यह है लोकतंत्र में कि गरीब और अमीर के बीच में गैर बराबरी कम हो, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी। इन 75 सालों में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है। इस देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। इस 75 साल की आजादी में क्या हमने डेमोक्रेसी को निचले पैदान तक पहुंचा पाए? लेकिन क्या अखिलेश कटियार, क्या आपने ये आंकड़ा तो दे दिया कि भाई कि आजादी के समय कितने गरीब थे और आज कितने गरीब हैं? क्या आपने देखा कि आजादी के समय इस देश की जनसंख्या क्या थी और आज देश की जनसंख्या क्या है? क्या उसके अनुपात में, और क्या आप ये बता पाएंगे कि पिछले 15 सालों में या पिछले 20 सालों में इस देश ने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है? क्या वो आंकड़े भी बताएंगे? आप सच का एक हिस्सा दिखा रहे हैं, छोटा हिस्सा दिखा रहे हैं, सच का एक बड़ा हिस्सा बहुत चालाकी से छुपा ले रहे हैं। भाई, इस देश में 24 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा के से इंडिया से उबारा गया है। ना वहां खनिज संपदा है, ना वहां कृषि है, तो वहां संपन्नता नहीं है क्या? आपके संविधान की जो मूल भावना थी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे अखिलेश कटियार। अखिलेश कटियार, हमने कहा, हमने नहीं, अखिलेश कटियार, आप एक अगर अर्थव्यवस्था को लेकर के, गरीबी को लेकर के अगर डिबेट करना चाहते हैं तो अलग बात है। मैंने कहा कि आपने पूरे इलेक्शन में एक शिगुफेबाजी की कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और भाई उसी लोकतांत्रिक तरीके से आप 5 से 37 सीटों पर आ गए। 5 सीटें थी आपके पास, अब 37 सीटें पे आ गए। उसके बावजूद आप कह रहे हैं, उसके बावजूद अभी भी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई, कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि संविधान के अनुसार सत्ता का संचालन नहीं हो रहा है। संविधान की मूल भावनाओं को दाब के शासन किया जा रहा है। अच्छा, क्या इस देश में जो संविधान में लिखा है कि प्रतिनिधित्व जो देना है, रिजर्वेशन जो देना है, वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर देना था। आपने रिजर्वेशन को गरीबी उन्मूलन में बदल दिया और सवर्ण जातियों को 10% रिजर्वेशन आपने गरीबी के आधार पर दे दिया। क्या ये संविधान से छेड़छाड़ नहीं है ये? और आपकी पार्टी जो मजहब के आधार पे जो रिजर्वेशन मांग रही है, वो संवैधानिक है क्या? वो संवैधानिक है क्या अखिलेश कटियार? भाई, मैं आपको कह रहा हूं अखिलेश कटियार कि हम यहां पे आज अर्थव्यवस्था पे और आरक्षण पे चर्चा करने नहीं आए हैं। मैं आपसे एक सिर्फ लोकतंत्र पे बात करने आए हैं, और लोकतंत्र को लेकर सारे सवाल हैं।
आपने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, एक झूठा शिगुफा छोड़ा पूरे चुनाव में कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। भाई उसी संविधान और लोकतंत्र की वजह से आज आपकी ताकत 6 गुना बढ़ गई, 7 गुना बढ़ गई। आप उसको नहीं मान रहे। नैरेटिव सेट करने का रंजीत जी नहीं है। हाँ। मामला यह है कि इस संविधान से आम आदमी के जीवन में बदलाव कितना हुआ है, और इस 75 साल के लोकतंत्र में बीते 10 साल के अंदर गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ी है। इसका मतलब है कि संविधान को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। रणजीत जी, हम चाहते हैं अखिलेश कटियार, सच तो ये है, अखिलेश कटियार सच तो ये है कि आप एक झूठा नैरेटिव सेट करते रहे और आज भी एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है, जबकि हकीकत यह है कि भाई किसी की हालत बदली हो या नहीं बदली हो, समाजवादी पार्टी की हालत तो बहुत बदल गई। कहां 5 सीट और कहां 37 सीट, ये उसी संविधान और लोकतंत्र की वजह से हुआ ना अखिलेश कटियार। है कि जनता के जीवन में बदलाव कितना है, और जनता के जीवन में अगर उचित बदलाव नहीं है तो इसका मतलब ये कुलीन तंत्री शासन प्रणाली चल रही है, जनतंत्री नहीं। नहीं, सुजाता पांडे, को जमीन को गरीबी रेखा से ऊपर आए। ठीक है, यही बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के बीच में जा के बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि इस देश में किसानों की, मजदूरों का, पिछड़ों की आवाज कमजोर हुई है। संविधान की मूल भावना के साथ आप उत्तर प्रदेश में 5 से 37 सीट पे आ गए तो उन्हीं की आवाज सुनी गई ना भाई। उन्हीं की आवाज उन्हीं की आवाज गूंज रही है ना, उन्हीं की। अगर आपको लगता है कि आप किसानों और पिछड़ों के नुमाइंदे हैं, अगर आपको लगता है, एक मिनट अखिलेश कटियार, अगर आपको लगता है कि आप किसानों और पिछड़ों के नुमाइंदे हैं तो आप ही की नुमाइंदगी ना 7 गुना बढ़ी, और आप कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। एक तरफ आपकी आवाज जो है वो 7 गुना बढ़ गई और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी आवाज तो दबाई जा रही है। कमाल है कि पूरे देश में अगर सुजाता पांडे ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का फायदा उठाकर, या जिसकी वजह से आज ये सारी विपक्ष की पार्टियां इतनी ताकतवर हुई हैं और आज अपने को असर्ट करने की स्थिति में है, बावजूद इसके उसी फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में। देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि जो इस संविधान की कॉपी लहराते रहते हैं अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, इन दोनों को प्यू रिसर्च की रिपोर्ट की कॉपी भेजनी चाहिए। शायद ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बाकी जो डिग्रियां उससे शायद वो पढ़ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि इस देश के लोगों ने 77% लोगों ने कहा है कि लोकतंत्र है, सशक्त है, इस देश में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। मतलब कि सरकार जो है तानाशाह नहीं है, वो लोगों की बात सुनती है, और ना ही जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब यही होता है। तो और आप देख लीजिए, ये भी कहा गया था कि जब सरकार तीसरी बार आ जाएगी तो चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। उसके बाद ये कहा गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? कोई आरक्षण खत्म नहीं हुआ। आपके डिबेट में भी ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया वो सवर्णों को दिया गया। नहीं, सवर्णों को नहीं दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर यानी गरीब लोगों को वो आरक्षण दिया गया। ये प्रॉब्लम ये है रंजीत जी कि ना नेता इनके पढ़ते हैं और ना उनके प्रवक्ता पढ़ते हैं, और आके यहाँ डिबेट में और संसद में सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और जो ये रिपोर्ट उसका विध्वंस करती है, उससे सारी हवा निकालती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इन सारे नेताओं को ना आज देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा झूठा प्रोपेगेंडा पे एक चुनाव लड़ा गया और देश की जनता के साथ में छलावा किया गया रंजीत जी। क्योंकि ये लोग हर फोरम पे गए, वो अमेरिका जहां जाके ये कहते रहे कि अमेरिका इंटरफेयर क्यों नहीं करता भारत के मामले में, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में। उस अमेरिका में ही सिर्फ 31% लोगों को भरोसा है अपनी जो डेमोक्रेसी है उस पे। जिस ब्रिटेन में जाके राहुल गांधी बार बार भाषण देते हैं, वहां पे सिर्फ 39% लोगों को लगता है कि कोरोना के बाद वहां लोकतंत्र बचा है। उसके बाद जो ये यूरोप जाते रहते हैं, वहां की हालत खस्ता है।
चीन से कंपेयर करते हैं। चीन में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां तो तानाशाही है एक तरह से। उसके बाद देखिए, और मुझे चीन की उस पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हैं रंजीत जी, जहां जो तानाशाह है और जो किसी भी तरीके के डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा रंजीत जी। जो ये कह रहे थे कि अभी वरुण पुरोहित कह रहे थे कि मैं तो प्योर रिसर्च की बात को नहीं मानता, मैं तो भारत के लोगों की बात मानता, तो ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की है। और ये 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 140 करोड़ का 77% निकालेंगे, 100 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र सशक्त है। दूसरी बात ये कह रहे थे अभी कि अरे हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र है तभी तो डिबेट कर रहे हैं। 2014 के पहले कौन सी डिबेट हुआ करती थी? जो प्रधानमंत्री कहते थे वो वही ऑल इंडिया रेडियो और जो दूरदर्शन वही बताया करता था। पत्रकार कैसे होते थे ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बस 10 सेकेंड, उसके बाद थोड़ा सा अगर कभी भी इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है, संविधान खतरे में आया, तो वो कांग्रेस की सरकार में आया है। क्योंकि 1950 से लेके अगस्त 2013 तक 88 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस की सरकार ने लगाया। 1976 से लेकर 72 तक 4000 सांसद खरीदे, बदले गए, दल बदली बनाया कांग्रेस की। वॉशिंग मशीन तब जबकि देश में भी वॉशिंग मशीन का नाम किसी ने सुना नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन लगा के अपनी सरकार बनाना, वहां पे भी सरकार बनाना जहां पे जीतते नहीं थे, ये कांग्रेस की परिपाटी। अभी आप केसीआर को देख लीजिए। वरुण पुरोहित, ये बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है कि भाई इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पे अगर जब खतरा आया उसमें कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर है। जब खतरा आया, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश हुई, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, उसमें कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है। बावजूद इसके और एक और बात कि अमेरिका और यूरोप जाकर के जो राहुल गांधी जिन देशों में कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र कमजोर हो गया है और लोकतंत्र को खतरा है, उस देश के लोकतंत्र की हालत क्या है यह भी हमने आपको दिखा दिया। उसके बावजूद भी राहुल गांधी क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो गलत नैरेटिव चला रहे थे? वरुण पुरोहित, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? रंजीत कुमार भी मोदी जी बना रहे थे ज्यादा करके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मिल रही है आवाज? मेरी आ रही है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है मेरी रंजीत कुमार जी? हाँ आ रही है। अमेरिका की रिपोर्टें हैं तो मैंने कहा ना, विदेश की रिपोर्टें को ये कह देंगी कि मोदी जी के टाइम भारत खराब हो गया है, हंगर इंडेक्स में बिल्कुल नीचे आ गया है, आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे आ गए, तो मान लोगे क्या? कोई मान लो। आप डेमोक्रेसी पे बात कीजिए, लोकतंत्र पे बात कीजिए, आरक्षण पे बात कीजिए, चुनाव पे बात कीजिए। बीच में मत बोलो, बीच में नहीं। एक मिनट, सुजाता, वरुण पुरोहित की आवाज ऐसे वैसे भी ठीक नहीं आ रही है, उनको स्पष्ट तरीके से बोलने दीजिए। हाँ, बीच में नहीं बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी यही होती है, आप लोगों को आता नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी ये कह रहे थे 2014 से पहले क्या नहीं होती थी क्या डिबेट? बिल्कुल। तो 2014 से पहले भी डिबेट ये नेटवर्क की दिक्कत भी आपको डेमोक्रेसी की दिक्कत नजर आ रही है? इतना दूर तो नेटवर्क भी नहीं सहन कर पा रहा है रंजीत जी का। नहीं मतलब नहीं, इनको नेटवर्क की दिक्कत भी डेमोक्रेसी की दिक्कत नजर आ रही है। भाई अब ऐसे अगर देखेंगे तो डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में दिखेगी, हमेशा खतरे में दिखेगी डेमोक्रेसी फिर तो इस देश में। हाँ, क्यों बचाना चाहते हो? बीच बीच में बोल रहे हैं एक्टिविटी का, मैंने ये तो कहा बीच में क्यों बोल रही है? आपके नेटवर्क में कुछ इशू है जिसकी वजह से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं अखिलेश कटियार के पास जा रहा हूं, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा मैं। वरुण पुरोहित, अखिलेश कटियार, जो पीयू की रिसर्च है वो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी आप सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहे थे, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इस रिपोर्ट से एक बात स्पष्ट होती है कि जिन देशों में लोग अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर खुश हैं, अपने इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को लेकर खुश हैं, उस देश में लोकतंत्र को लेकर भी लोग खुश हैं। और जहां अपनी अर्थव्यवस्था से असंतुष्ट हैं, इकोनॉमी से असंतुष्ट हैं, वहां अपने डेमोक्रेसी से भी असंतुष्ट हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी गलत साबित होती है कि अगर हिंदुस्तान में 77% लोग ये कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है, इसका मतलब वो ये भी मानते हैं कि इस देश की इकोनॉमी ठीक काम कर रही है और इस देश सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक काम कर रही है। रंजीत जी, अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज, बीच में सवाल मत करना। हाँ बोलिए। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सवाल खड़े किए वो एक बात ही कहते रहे कि संविधान अगर जमीन पे ईमानदारी से लागू हुआ है तो उसका प्रभाव
नाप पैमाना क्या है? जनता की संपन्नता और जनता की खुशहाली। तो हम मानेंगे कि संविधान जमीन पे उतरा, जनतंत्र है, जनता का शासन है, जनता मालिक है। अगर 3 करोड़ लोगों से गरीबी रेखा से है और सेन गुप्ता आयोग है कि 70-75 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 2 ही समस्याएं हैं इस देश की, एक सामाजिक गैर बराबरी और एक आर्थिक गैर बराबरी। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इसी बात को सवाल खड़ा करते रहे कि अगर इस देश में संविधान की सत्ता है तो अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुल के इन्हें जातीय आधार पर अपमान क्यों किया जाता है? क्या ये लोकतंत्र की सत्ता में, संविधान की सत्ता में ये जायज है? गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। क्या अगर सच्चा लोकतंत्र जमीन पे उतरता तो गैर बराबरी घटती? गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होने के बजाय इन 70 सालों में पहाड़ की तरह हो गई। तो इस देश में अगर सच्ची सत्ता है तो जो लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो क्या उनपे आंसू गैस के गोले और कीलें ठोकी जाती? क्या यह संविधान का मामला है? यही सवाल मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार के सामने उठाए कि इस देश में संविधान की सत्ता नहीं, तानाशाही है। संविधान खतरे में है क्योंकि आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी, आपकी बात आ गई। अखिलेश कटियार, आपने अपनी बात पूरी रख दी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपने कहा उसी के आधार पे कि भाई जब अखिलेश यादव की सरकार थी, आप जैसा कि दावा कर रहे हैं कि संविधान के प्रति सच्ची जो मतलब श्रद्धा होगी या संविधान सही तरीके से जब लागू होगा तो गैर बराबरी खत्म हो जाती है। तो हम ये माने, हम आप ही के हिसाब से अगर हम कहें तो कि जब आपकी सरकार थी तब तो संविधान ठीक से लागू था, हैं? ठीक से लागू होगा ना, तब तो यूपी में कोई गरीबी नहीं होगी, कोई गैर बराबरी नहीं रही होगी, फिर तो नहीं रही होगी ना। पूरा सवाल कर दीजिए फिर मैं रिप्लाई करता हूं। अरे मैंने यही तो कह रहा हूं कि आपने कहा कि भाई इस देश में गैर बराबरी है, इसका मतलब संविधान ठीक से लागू नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस और आपकी सरकार थी और उस समय गैर बराबरी थी तो इसका मतलब है कि आपके समय में भी संविधान ठीक से लागू नहीं था। रंजीत जी, इस देश में जो केंद्र की सरकार है, आर्थिक गैर बराबरी और कॉन्स्टिट्यूशन को जमीन पे उतारने के लिए जो ताकत है वो केंद्र के पास है। हमने राज्य सरकार का संचालन किया है, केंद्र सरकार का नहीं। अरे तो आप जिस गठबंधन में हैं, उसने भी तो इस देश में 60-70 साल रूल किया है ना। एक मिनट अखिलेश कटियार, जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं आज, इंडी गठबंधन का, उसने भी तो 60-70 साल इस देश में राज किया है ना। ये सरकार तो बहुत कम समय तक है, अभी बहुत कम समय के लिए है। तो मतलब इसका मतलब कि अगर गैर उनके रहते भी, उनके इतने लंबे शासन काल के बावजूद भी अगर गैर बराबरी है तो इसका मतलब कि उन्होंने संविधान को तिलांजलि दे दी थी। नहीं, उन्होंने भी संविधान को सही से लागू नहीं किया था। कमाल है। लीजिए वरुण पुरोहित, ये नई परिभाषा है कि जब तक गैर बराबरी है इसका मतलब है कि संविधान ठीक से लागू नहीं हो रहा है। भाई जब तक, मैं कह रहा हूं कि एक मिनट, मैं अखिलेश कटियार, इस धरती पर कोई एक ऐसा देश बताइए, कोई ऐसा समाज बताइए जहां पर कि संविधान आपके हिसाब से ठीक से लागू हो रहा है, क्योंकि वहां पे हर तरीके की बराबरी है, हर तरह की बराबरी है। कोई ऐसा समाज बताइए, कोई ऐसा देश बताइए। जब के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति थे, महामहिम थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में संविधान संशोधन की बात थी, इनकी बात को उत्तर दे दूं क्या? बस आ रहा हूं आपके पास। नहीं, हमने आपसे एक सवाल किया अखिलेश कटियार, उसका जवाब दीजिए। दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जहां पर की गैर बराबरी, किसी तरह की गैर बराबरी नहीं है। कोई ऐसा देश बताइए। कैसी बात करते हैं आप? इतनी जैसे लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरह का आपका नैरेटिव है ना, जिस तरह लोकतंत्र, एक मिनट, 15 साल में 5 गुना कैसे बढ़ गई है? ठीक है, आरपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं अखिलेश कटियार, जैसे लोकतंत्र खतरे में है, शिगुफेबाजी कर रहे हैं ना, वैसे ही ये भी एक शिगुफा है कि संविधान अगर ठीक से लागू होगा तो गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। दुनिया के किसी देश में गैर बराबरी नहीं खत्म हुई है, किसी न किसी रूप में गैर बराबरी रहती है। अब सवाल ये है, वो ठीक है, आरपी सिंह,
हाँ, संविधान के नाम पर राम भक्तों पर गोली चलाना और फिर कहना जरूरत पड़ी तो मैं और लोगों पर भी गोली चलाता, ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो लोग अभी कह रहे थे कि कील गाड़े हुए थे, जरा कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, परसों कोर्ट का ऑर्डर क्या आया उस सारे विषयों को लेकर। तो दिक्कत यह है कि ये जैसे सूटेबिलिटी वाली बात, परंतु इनकी जानकारी भी नहीं है। और ये फिर मैं डेटा दे रहा हूँ, अब तो भारत सरकार का डेटा दे रहा हूँ, जिसमें 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले कुछ सालों में, और वो आज मिडिल क्लास के लेवल पे आए हैं, ये इनकी जानकारी भी नहीं है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, वो जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार से एयरपोर्ट बने, जिस प्रकार से रेल के अंदर आज तब्दीली हुई है, वह संविधान के कारण हुई है। और संविधान को लागू ना किया गया होता तो ये सब कैसे होता। मैंने अभी कहा जिस प्रकार से आज ड्रोन दीदी, एक मिनट जाइए, 1 करोड़ बहनों को लखपति बनाया गया, ड्रोन दीदी बनाया गया, और 3 करोड़ को आगे ड्रोन दीदी बनाने का टारगेट है। ये संविधान है तो हो रहा है, इनको तो यकीन नहीं आएगा। नहीं, मैं एक छोटी सी रिपोर्ट बता दूं कि यूएन की रिपोर्ट कहती है, ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मोदी की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान में 41.5 करोड़ लोग, याद रखिएगा इस आंकड़े को, 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये एक उपलब्धि है अखिलेश कटियार, जिसको कि याद रखना चाहिए। आप जब वो आंकड़े कोट कर रहे हैं ना कि 3 करोड़ थे आजादी के समय में, आप पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दलदल से बाहर आए हैं, ये याद रखिएगा इस बात को। और रही बात कि आपने जो कहा कि ये गैर बराबरी, तो भाई एक सवाल कोई आपसे भी चलते चलते पूछ सकता है कि आपकी पार्टी में इस तरह की गैर बराबरी क्यों है कि जब भी सीएम बनेंगे अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग ही बनेंगे, क्यों आपकी एक ही पार्टी का एक ही परिवार का आदमी जो है वो सीएम और अध्यक्ष हो सकता है, बाकी क्यों नहीं हो सकते? इतनी गैर बराबरी क्यों है आपकी पार्टी में बाकी लोगों के साथ? क्या जवाब देंगे? इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आप, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं जरा आप लोगों की राय भी शामिल करता हूं। ये ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। हाँ, सवाल नंबर 1 हमने पूछा था कि अमेरिकी एजेंसी की लोकतंत्र पर रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप, और 95% से ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और सिर्फ 2.8% लोग कहते हैं कि रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं है, जैसा कि वरुण पुरोहित कह रहे थे। सवाल नंबर 2 जरा जल्दी से दिखाइए। हमने पूछा था कि मोदी को लोकतंत्र विरोधी बताने के राहुल के आरोप को कैसे देखते हैं आप, और इसके जवाब में अगेन करीब 96% लोग कहते हैं कि संवैधानिक तरीके से चल रही है सरकार, और सिर्फ 2.5% लोग मानते हैं कि राहुल के आरोपों में दम है। तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट लोगों जनादेश है, जो लोग कह रहे हैं उसमें एकदम स्पष्टता दिखती है। क्या लोकतंत्र के मुद्दे पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चला? यह सवाल हमने किया था, और 96% लोग अगेन कह रहे हैं कि सोरोस गैंग ने प्रोपेगेंडा चलाया था और इंडी गठबंधन ने प्रोपेगेंडा का लाभ उठाया, 1.2%, और 2.5% लोग अगेन कह रहे हैं कि रिपोर्ट से प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई है। तो यह है लोगों की राय। सारे बाकी जो हमारे आज मेहमान थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में। अब वक्त है कि आज के जो लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का, और जो आज 4 लकी वोटर हैं उसमें मीना सिन्हा है बिहार की, और रमेश कुमार नंदवानी राजस्थान से हैं। इसके अलावा अमित जायसवाल उत्तर प्रदेश और जनक कुमार कर्नाटक के हैं। इनको मूड मीटर की तरफ से मिलता है आज का लकी वोटर का इनाम। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट स्क्रीन पर था, और मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी।